साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट का चैप्टर 2, चाइल्ड डेवलपमेंट का चैप्टर 2 का दूसरा पॉइंट चल रहा है हमारा, बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षणिक महत्व। क्या महत्व है वो देखेंगे। बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षकों को बालकों की स्वभावगत विशेषताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्यापन में सहायता मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आगे चलते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से वृद्धि एवं विकास में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। किस पर आधारित है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। बाल विकास के सिद्धांतों से हमें यह जानकारी मिलती है कि विकास की किस अवस्था में बालकों में सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। यह उचित शिक्षण विधि अपनाने में शिक्षकों की सहायता करता है। बालकों की वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से बालकों की भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगाना काफ़ी हद तक संभव होता है। मेरे चैनल पर सीटेट की फ्री में तैयारी होती है और सारे टॉपिक, इसके पहले हमने क्वेश्चन करवाया था सारे टॉपिक का, सारे विषय का, लेकिन अभी मैं थ्योरी बेस्ड वीडियो ला रही हूँ। थ्योरी करवाऊँगी, इसके बाद उसी पे आधारित क्वेश्चन करवाऊँगी, फिर अगले लेसन की थ्योरी करवाऊँगी, फिर क्वेश्चन करवाऊँगी। आगे, बाल विकास के सिद्धांतों से हमें यह जानकारी मिलती है कि विकास की किस अवस्था में बालकों में सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। किस अवस्था में बालकों को में सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। यह उचित शिक्षण विधि अपनाने में शिक्षकों की सहायता करता है। बालकों की वृद्धि और विकास सिद्धांतों से बालकों की भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान काफ़ी हद तक संभव होता है। इस तरह बाल विकास के सिद्धांतों की जानकारी बालकों के मार्गदर्शन, परामर्श एवं निर्देश में सहायक होकर उनके भविष्य निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। वृद्धि और विकास की सभी दिशाएं, अर्थात विभिन्न पहलू जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास आदि परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। इस बात का ज्ञान शिक्षकों और अभिभावकों को बालकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। बाल विकास के सिद्धांत के ज्ञान से बालक की रुचियों, अभिव्यक्तियों, क्षमताओं इत्यादि के अनुरूप उचित पाठ्यक्रम निर्धारण एवं समय सारणी के निर्माण में सहायक होते हैं या सहायता मिलती है। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो तथा बालक के व्यवहार के बारे में जानने के बाद उसकी समस्याओं का समाधान करना आसान होता है या हो जाता है। अगला पॉइंट, बाल विकास का सिद्धांत अध्ययन शिक्षक को इस बात की स्पष्ट जानकारी दे सकता है कि बालक की शक्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं तथा व्यवहार में एवं व्यक्तिगत गुणों के विकास में आनुवंशिक तथा वातावरण की सीमा तक किस रूप में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यह जानकारी शिक्षक को अपने उत्तरदायित्व का सही ढंग से पालन करने में सहायक होता है। अगला पॉइंट,
किस अवस्था विशेष में बालक के विकास का क्या सामान्य स्तर होना चाहिए, इस बात के ज्ञान से अध्यापक को अपने शिक्षण के उचित नियमों में पूरी सहायता मिलती है। विकास स्तर की दृष्टि से वह बालकों को सामान्य, अति सामान्य तथा सामान्य से नीचे जैसी श्रेणियों में विभाजित कर सकता है तथा फिर उनकी शिक्षा एवं समायोजन व्यवस्था को उन्हीं के उपयुक्त रूप में ढालने का प्रयत्न करता है या कर सकता है। ये हो गए हमारे बाल विकास के सिद्धांत। आगे देखेंगे 2.4 बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब हमारे बच्चों के विकास को प्रभावित कौन करता है, वो कारक हम देखेंगे। सबसे पहले बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को सिद्धांतों ने 2 भागों में विभाजित कर दिया है, जो निम्न प्रकार है। पहला है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। कुछ सिद्धांत होते हैं जो आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं कारक, और कुछ बाह्य रूप से प्रभावित करते हैं। 4.2 का 1 मतलब पहला आंतरिक बाह्य कारण देखेंगे, आंतरिक कारण देखेंगे। बाल विकास को आंतरिक कारण बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, जो कि उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार निर्मित करते हैं। आंतरिक कारक निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहला होता है वंशानुगत। सबसे पहला कारक होता है वंशानुगत। बच्चा किस वंश में जन्म लिया है, उसकी दादा दादी मम्मी पापा कैसे हैं। हेरिडिटी फैक्टर बालक के रंग रूप आकार शारीरिक गठन ऊंचाई इत्यादि के निर्माण में उसके आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरा पॉइंट है शारीरिक कारक फिजिकल फैक्टर। जो बालक जन्म से ही दुबले पतले कमज़ोर बीमार तथा किसी प्रकार की शारीरिक समस्या से पीड़ित रहते हैं, उनकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होना स्वाभाविक है। शारीरिक कमजोरियों का स्वास्थ्य पर ही नहीं अपितु बुद्धि एवं विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार किसी दुर्घटना के कारण भी शरीर को क्षति पहुंच जाती है और इस क्षति का बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट बुद्धि इंटेलिजेंस। बुद्धि को अधिक सीखने की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्माण करने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जिस प्रकार बालक के सीखने की गति अधिक होती है, उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजन समाज में विद्यालय में अपने आप तरफ समायोजन करता है, यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है संवेगात्मक विकास। हम आंतरिक कारण देख रहे हैं जिसमें चल रहा है संवेगात्मक विकास। इमोशनल फैक्टर्स। बालक में जिस प्रकार के संवेग भाव इमोशन का जिस रूप में विकास होगा, वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि बालक अत्यधिक क्रोधी या भयभीत रहता है अथवा यदि इसमें ईर्ष्या एवं
वैमनस्य की प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं दे पाते, फलस्वरूप उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। अगला है सामाजिक प्रकृति, सोशल नेचर। बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा, उसका प्रभाव उसके शरीर, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषा संबंधी विकास पर भी उतना ही अनुकूल पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक को अपने वातावरण में दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखता है। 2.4.2 बाह्य कारक। अभी हम देख रहे थे आंतरिक कारक, अब देखेंगे बाह्य कारक। बालक के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने में उपरोक्त आंतरिक कारकों के साथ ही निम्नलिखित बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है देख लेते हैं। पहला है गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं शरीर। फिजिकल हेल्थ ऑफ मदर्स एंड इन्वायरमेंटल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में माता को अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह इसलिए दी जाती है कि उससे न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर असर पड़ता है, बल्कि आगे के विकास की बुनियाद भी मजबूत होती है। दूसरा, जीवन की घटनाएं, इवेंट्स ऑफ लाइफ। जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है तो उसके विकास की गति सही होगी, अन्यथा उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिस बच्चे को उसकी माता ने बचपन में ही छोड़ दिया हो, वह माँ के प्यार से वंचित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उसका सर्वांगीण विकास प्रभावित होता है। अगला, भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंटल। बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ है, वह किस परिवेश में किन लोगों के साथ रह रहा है, इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। परिवेश की कमियों, प्रदूषणों, भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि जीवन की घटनाएं। जीवन में घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है तो उसके ये हो गया भौतिक वातावरण। सबका प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। परिवेश की कमियों, प्रदूषणों, भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि के कारणों से भी बालक का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। अगला पॉइंट, सामाजिक आर्थिक स्थिति। बच्चा जिस परिवेश में रह रहा है उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है। सोशल इन्वायरमेंट स्टेट। बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। निर्धन परिवार के बच्चों को विकास के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते। अच्छे विद्यालय में पढ़ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने इत्यादि का अवसर आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को नहीं मिलता। इसके कारण उनका विकास संतुलित नहीं होता। शहर के अमीर बच्चों को गांव के गरीब बच्चों की तुलना में
बेहतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलता है, जिसके कारण उनका मानसिक एवं सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। अगला पॉइंट है बाल मनोविज्ञान 2.5। बाल मनोविज्ञान चाइल्ड फिजियोलॉजी मनोविज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थिति, समस्या तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। इनके अंतर्गत बालकों की जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह शिक्षकों को शिक्षण की प्रक्रिया में मदद करता है तथा बालकों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया गया है बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। थॉमसन के अनुसार बालक मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसके उचित रूप से में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद उसको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है। बच्चों को समय समय पर निर्देश की आवश्यकता होती है। इस निर्देश के द्वारा ही बालकों में उनकी रुचियों के अनुरूप विभिन्न कौशलों का विकास किया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान की सहायता के बिना बाल निर्देश संभव नहीं। बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालकों के व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय एवं घर के वातावरण को बच्चों के अनुकूल उपयुक्त बनाने में सहायता मिलती है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार एवं उसके कारणों के बारे में बताता है, इसलिए बालकों की आदतों एवं व्यवहार में सुधार करने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। बाल मनोविज्ञान के जरिए बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन कर उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है एवं आवश्यकता पड़ने पर उसे बेहतर भविष्य के लिए सलाह दी जा सकती है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन प्राथमिक शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है ताकि वे बालकों को सही तरीके से पढ़ा सकें। ओके, ये है हमारा बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम देखेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।